जय हिंद, जय जोहार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपसे क्लास 10th साइंस की जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है। तो अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक या भी कोई भी पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है 10 मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस वीडियो की। और अगर आप जैक बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड के क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है ये पूरा वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं तथा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि लघु पथन के समय जो है विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि वो दोनों जो है सट जाते हैं। इसके कारण जो है परिपथ में जो है प्रतिरोध R का मान जो है वो 0 हो जाता है और इसके कारण जो है धारा का मान, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर होता है V × I। ठीक है, इसमें विभवांतर और विद्युत धारा के गुणनफल को हम लोग जो है विद्युत शक्ति बोलते हैं और इसी को हम लोग जो है I² भी लिख सकते हैं और जो है V² भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है और ऑप्शन नंबर ए भी गलत नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी ये आपका गलत आंसर है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पचमाभी मांसपेशियों के द्वारा। पचमाभी मांसपेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तथा जो है पुतली के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। पुतली जो है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो है वो नियंत्रित करती है पुतली, और पुतली के आकार को जो है वो परितारिका द्वारा जो है उसको परिवर्तित किया जाता है या नियंत्रित करती है। परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करती है और पुतली जो है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो है विद्युत जनरेटर, तो जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो है बहुत ज़्यादा अधिक होता है, यानी इसका गलनांक जो है 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। और नाइक्रोम तार का उपयोग जो है इसको जो है विद्युत हीटर में किया जाता है और जस्ता का उपयोग जस्तीकरण में किया जाता है, लोहे के जस्तीकरण में। और तांबा का उपयोग जो है, तांबा यानी कॉपर के तारों का उपयोग जो है हम लोग घरों के जो वायरिंग होता है या फिर घर में बिजली वाले तार में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सतहों से घिरा होता है। और इसमें जो है इसमें 3 आयताकार सतह होते हैं, 1, 2 और 3 आयताकार सतह होते हैं और जो है 2 त्रिभुजाकार सतह होते हैं, एक इधर से त्रिभुजाकार और एक इधर से। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है हमेशा वस्तु से बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा जो है आभासी सीधा और जो है वस्तु से बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल दर्पण जो है हमेशा जो है आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण जो है ये क्या करता है, बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है, इसलिए इसका उपयोग जो है हम लोग जो है बाइक के जो पश्च दृश्य दर्पण होता है उसमें करते हैं। और अवतल दर्पण जो है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है या बड़ा भी बना सकता है
और वास्तविक और उल्टा बनाता है, लेकिन एक टाइम पे वो क्या करता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसका उपयोग जो है हम लोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत दूरी। जो सामान्य नेत्र होता है उसका सुस्पष्ट दृश्य का जो अधिकतम दूरी है वो अनंत होता है, और न्यूनतम दूरी वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता वो होती है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1 में फोकस दूरी, ठीक है। और फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, यानी अगर इसका मात्रक निकाले तो 1 में मीटर हो जाएगा, यानी कि मीटर का इन्वर्स, यानी मीटर के पावर में -1। जब इसको ऊपर में लेके आएंगे मीटर को, तो मीटर के पावर में -1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसे जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मीटर इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, अभिक्रिया CuO+H2 कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कॉपर और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि जल का निर्माण कर रहा है। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है। तो उपचयन उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो, और एक होता है अपचयन। अपचयन उसे कहते हैं जिसमें जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन जा रहा है अभिक्रिया के बाद, यानी इसमें जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड जो है ये अपचयित हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है अभिक्रिया के बाद, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो उपचयित हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, सोडियम की संयोजकता क्या है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है। सोडियम Na से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु संख्या 11 होता है। लेकिन जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गया। अब जो बचता है तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, और संयोजकता जो है वो लास्ट जो है इलेक्ट्रॉन, लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को संयोजकता कहते हैं। तो ये जो है संयोजकता इसका 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और जो है एल्कीन का सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n होता है, तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा। तो उदासीन विलयन के pH का मान जो है 7 के बराबर होता है, तथा क्षारीय विलयन के pH का मान जो है 7 से अधिक होता है, और अम्ल विलयन के pH का मान जो है वो 7 से कम होता है। तो उदासीन विलयन का pH का मान 7 के बराबर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है टोटल 18 ग्रुप या फिर वर्ग है, और टोटल 7 जो है वो आपके आवर्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग या फिर ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि धातु जो है वो विद्युत का सुचालक है, और सबसे अधिक जो है सुचालक धातु चांदी, और उसके बाद सोना, उसके बाद जो है कॉपर होता है। लेकिन जो है अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होता है, वो कुचालक होता है। लेकिन एक जो है एक अधातु ऐसा भी है जो है सुचालक होता है विद्युत का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु है। इसे तो कार्बन का जो है परमाणु संख्या 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले कोष में 2, दूसरे में 4 आएगा। तो ये ना तो धातु की श्रेणी में जाता है और ना ही अधातु की श्रेणी में, लेकिन जो है ये उपधातु की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन इसका जो है ज़्यादातर गुणधर्म जो है अधातुओं का होता है, इसलिए ये एक प्रकार का अधातु है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल उसको कहते हैं जिसमें H+ आयन की सांद्रता जो है वो कम होती है, और ये जो है CH3COOH एसिटिक एसिड में ऐसा होता है।
और एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है। और जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 22 है पोटेशियम, जिसे K से डिनोट करते हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8 होता है, यानी 8 2 10 और 8 18। उसके बाद 1 बच जाता है तो इसको यहाँ पर रखते हैं, तो इसका जो है संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका जो है परमाणु संख्या 19 होता है। तो आपको जो है एक कमेंट करना है कि दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस यानी कि जिसे हम लोग जो है गोबर गैस भी कहते हैं, तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक होता है वो CH4 यानी कि मीथेन होता है, क्योंकि इसमें जो है गोबर गैस या बायोगैस में जो है 75% से भी ज़्यादा जो है वो मीथेन पाया जाता है, इसलिए जो है मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 24 है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, और ये जो है ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, और उसके बाद ये जो है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो आपको जो है कमेंट करके बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे प्रतिफल या फिर उत्पाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कौन शून्य वर्ग का तत्व है? तो शून्य वर्ग नहीं होता है, लेकिन हम लोग शून्य वर्ग मान लेते हैं। टोटल जो है आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, जो 1 से शुरू होकर 18 तक जाता है, लेकिन जो 18वें वर्ग वाला जो तत्व होता है वो निष्कर्षीय गैस होता है। निष्कर्षीय या फिर जिसको हम लोग जो है अक्रिय गैस भी बोलते हैं, और ये जो है अभिक्रिया नहीं करता है जल्दी, मतलब ये निष्कर्षीय गैस है। और चूंकि ये निष्कर्ष है इसलिए हम लोग जो है इसको शून्य वर्ग या फिर जीरो ग्रुप भी कहते हैं, और इसका एक उदाहरण जो है वो हीलियम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी झारखंड पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो वो जो है इसके बाद स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन पूछता है, तो आप जो है इस वीडियो को अब स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो जैक बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो है ये बायो का सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सपोषी पोषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हरित लवक। हरित लवक जो है वो प्रकाश संश्लेषी अंग है। क्वेश्चन नंबर 29 है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको हम लोग जो है लीवर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है पादप में जाइलम किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल के वहन के लिए। जाइलम क्या करता है, वो जड़ से जो है जल को और जो है खनिज लवण को, जल और खनिज लवण को जो है जड़ से पत्तियों और तनों तक पहुंचाता है, जबकि जो है भोजन के वहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 2 होती है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होती है और मानव के हृदय में जो है वो 4 कोष्ठक होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से जो है अमोनिया बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NH3 यानी कि अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 34 है ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है एक नर हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन जो है एक नर हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 36 है इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है मुकुलन भी,
विखंडन भी और द्विखंडन भी सारे अलैंगिक जनन की विधि है। और ये भी याद कर लेना कि मुकुलन जो है हाइड्रा में होता है, उसके बाद विखंडन द्विखंडन भी पता कर लेना। क्वेश्चन नंबर 37 है परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में जो है वो परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डीएनए अणुओं में। क्वेश्चन नंबर 39 है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो आनुवंशिकी का जो पिता है वो ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो हाइड्रिला पौधों में जो है रंध्र नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हाइड्रिला पौधे पानी के जो है अंदर पाए जाते हैं और पानी के अंदर जो है मेनली जो रंध्र का काम होता है वो वाष्पो उत्सर्जन का होता है, और चूंकि जो है पानी के अंदर वाष्पो उत्सर्जन नहीं होता है इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा, ये नहीं पाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसका भी आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।